Hello student, welcome to the sixth lecture of nitrogen family, that is group number 15. We are in a chapter of p block elements, and in this lecture we are going to talk about the anomalous behavior of nitrogen and why nitrogen shows different properties than the other group elements. Now in the previous lecture we have completed nitric acid in very much detail. Nitric acid हमने पूरा डिटेल में कंप्लीट कर दिया है. इस लेक्चर में एक छोटा सा जो पार्ट है anomalous behavior of nitrogen, वो कंप्लीट करने के बाद we'll be starting with chemistry of phosphorus. Now allotropes of phosphorus हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं. व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर स्टूडेंट्स. एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन. व्हाई नाइट्रोजन शोज एनामलस बिहेवियर? द रीजंस आर सेम. सबसे पहला जो रीजन आएगा, रीजन सबको पता है, स्मॉल एटॉमिक साइज. द फर्स्ट रीजन इज स्मॉल एटॉमिक साइज. दूसरा रीजन है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. थर्ड रीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल. इसके पास में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इस वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता. एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ये रीजन जो है हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, सब में सेम ही रीजन है, कोई नई बात नहीं है. कौन सी प्रॉपर्टीज में नाइट्रोजन जो है दूसरे ग्रुप एलिमेंट से अलग है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो let us talk about the points of difference. Points of difference. ठीक है. If we talk about nitrogen, nitrogen के points और nitrogen की properties other elements के properties से कैसे मैच नहीं करती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो बात करेंगे हम लोग, वो है बच्चों, नाइट्रोजन जो है वो एक गैस है. नेचर में नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में, दैट इज N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. बाकी जो है वो सब क्या है? सॉलिड्स है. अदर ऑल एलिमेंट्स आर सॉलिड्स. ये सब सॉलिड्स है बच्चों. ठीक है. दूसरी बात करें तो नाइट्रोजन जो है नेचर में डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. डायटोमिक गैस है. जबकि अगर दूसरों की बात करें, बिस्मथ को छोड़ दें, they are tetraatomic. tetraatomic and solid form होता है बच्चों. solid के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट बिस्मथ. अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, नाइट्रोजन जो है वो बच्चों पाई बॉन्ड बनाता है. N2 की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन में यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है. नाइट्रोजन में एक क्या है? सिग्मा बॉन्ड है. बाकी दो क्या है? पाई बॉन्ड है. ठीक है ना, ये वाला पाई बॉन्ड है. और ये जो पाई बॉन्ड है वो कौन सा वाला है? 2p पाई बॉन्ड है. बराबर है. ये डायटोमिक फॉर्म में 2p पाई बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड. यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट ऑब्जर्व. क्यों नहीं ऑब्जर्व किया जाता है? बिकॉज वो स्टेबल नहीं होते हैं इसके केस में. ठीक है. तो p डबल बॉन्ड p ये सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं. दूसरी बात, तीसरी बात हो गई. चौथी बात बच्चों अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है NH3, इट इज हाईली स्टेबल. बराबर है. और इनके मुकाबले इनके जो हाइड्राइड्स हैं दे आर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल एज कंपेयर टू NH3. कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है. बराबर है. सिर्फ नाइट्रोजन में ही आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, दैट इज NH3 में आपको कौन सा बॉन्डिंग देखने को मिलता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है. इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू बढ़ जाता है. बाकी किसी में भी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व. किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व करने को नहीं मिलती है. ठीक है. उसके बाद में 6 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी जो दिखाता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 4. जबकि यहाँ पे जो मैक्सिमम कोवैलेंसी मतलब कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, वो होता है बच्चों 6. मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 तक जाता है इसमें. क्यों? क्योंकि इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है. उसके बाद में अगर हम लोग बात करें ट्राई हैलाइड्स के अंदर, ट्राई हैलाइड्स में ओनली NF3 इज स्टेबल. NF3 इज स्टेबल, बाकी कोई भी स्टेबल नहीं है. जैसे मैंने आपको डिटेल में पहले बता दिया था
हलाइड्स के साथ रिएक्शन में हेलोजन के साथ रिएक्शन में कि NCl3 जो है वो एक्सप्लोसिव है, NBr3 एंड NI3 दे एग्जिस्ट एज देयर अमोनिएट एंड व्हेन दे आर स्ट्रक दे आर एक्सप्लोसिव। सो NF3 को छोड़ के बाकी कोई स्टेबल नहीं है, बराबर है। यहाँ पे ट्राई हैलाइड्स की बात करें तो यहाँ पे ट्राई हैलाइड्स आर स्टेबल, जैसे PCl3 PCl5 हम लोग पढ़ते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल भी है और हम लोग ऑर्गेनिक में यूज भी करते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पे। सो ट्राइहैलाइड्स आर यहाँ पे कंपैरेटिवली दे आर मोर स्टेबल। नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहलाइड नहीं बनाता है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म क्या बच्चों, पेंटाहलाइड, वो पेंटाहलाइड नहीं बनाता है, मतलब NCl5 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो एक्सपांड नहीं कर सकता, बट इनके केस में पेंटाहलाइड्स एग्जिस्ट, यहाँ पे पेंटाहलाइड्स यहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज दे कैन एक्सपांड देयर ऑक्टेट एंड इनका मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना है? 6 है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। मैंने देखा है बहुत बार जनरली टीचर्स नहीं सिखाते, वो भी अपने पॉइंट्स पे सही है, क्योंकि इसमें से एक भी कोई पॉइंट है नहीं है जो नया कोई सीखा है बच्चों। तो बहुत बार मैंने देखा है टीचर्स नहीं सिखाते हैं एनामलस बिहेवियर, बट मैंने आपको एक एक चीज बताया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं, बिकॉज हर एक चीज जो बताई गई मेरे तरीके से या जो बताई जाती है इसमें, वो हर एक चीज हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से। बट मैं सिर्फ अगर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू में आपको पूछ सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस फ्रॉम नाइट्रोजन टू अदर ग्रुप एलिमेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका पूरा नाइट्रोजन फैमिली का नाइट्रोजन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हम लोग ने उसके ऑक्साइड्स पढ़ लिए, उसके बाद में डाई नाइट्रोजन पढ़ा था, अमोनिया पढ़ा था, स्पेशल एक एक लेक्चर लिया था मैंने डाई नाइट्रोजन के ऊपर, अमोनिया के ऊपर लेक्चर लिया था, ऑक्साइड्स का एक लेक्चर लिया था, उसके बाद में मैंने HNO3 ऑक्सी एसिड के ऊपर भी एक पूरा लेक्चर लिया मैंने, जो ट्रिक्स दिए वो सब आप नोट्स में अच्छे से मेंटेन करके रखिए। तो अभी इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ऑफ फास्फोरस, और उसमें सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे allotrops ऑफ फास्फोरस। allotrops ऑफ फास्फोरस के ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, देन वी विल मूव टू द कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, वी विल ट्राई टू फिनिश फॉस्फीन दैट इज PH3। आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। Okay students, so we have completed nitrogen part from nitrogen family. Let's start with chemistry of phosphorus. Chemistry of phosphorus important है, ध्यान देना। तो आज के लेक्चर में we'll try to complete at least allotrops and PH3 के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में हलाइड्स है, उसके बाद में ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ऑक्सी एसिड के ऊपर मैं आपको एक स्पेशल लेक्चर दे दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्थो नाम कब आता है, पायरो नाम कब आता है, हाइपो ये सब कब आता है, वो सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली वो NOCP में मैं सिखा चुका हूँ, बट यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल लेक्चर ले लेंगे उसका, ठीक है। चलो, किसमें PP बॉन्ड है, किसमें PP बॉन्ड नहीं है, बिकॉज उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन मैंने देखे हैं एंट्रेंस लेवल में। तो केमिस्ट्री ऑफ फास्फोरस में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है ना। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, जनरली बच्चों फास्फोरस 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला है व्हाइट फास्फोरस, सबसे पहला है व्हाइट फास्फोरस, दूसरा है रेड फास्फोरस, and third one is black phosphorus. ब्लैक फास्फोरस तो टोटल 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ब्लैक फास्फोरस, थर्ड वाला जो है ब्लैक फास्फोरस, ठीक। सबसे बेटा अगर हम लोग बात करें, सो दिस इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म और मोस्ट एक्टिव फॉर्म। मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस इज व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म है एंड इट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल्स। डिस्क्रीट P4 सिंगल P4 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। फास्फोरस 4 फास्फोरस एक दूसरे से ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है ना। कितने फास्फोरस हो गए?
4 फास्फोरस एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, हर फास्फोरस के पास एक एक लोन पेयर होगा, हर फास्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाए होंगे। अभी यहाँ पे हर एक फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बना दिए? 2, तो ये तीसरा बॉन्ड है और ये चौथा बॉन्ड है। तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स दिखेंगे। यहाँ पे जो फास्फोरस है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर हम लोग बात करें फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन की, तो फास्फोरस यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ये वाला जो एंगल है वो होता है 60 डिग्रीज। अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो एंगल बहुत ज्यादा होना चाहिए बच्चों, लगभग 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट यहाँ पे तो कितना है बच्चों? 60 डिग्रीज है, तो बेटा यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा होगा, तो इस वजह से बेटा ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव फॉर्म है। दूसरी बात, अगर कभी पूछ ले कि नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड्स कितने हैं, गिनो, टाइम लो तो, नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड्स कितने हैं गिनो, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं गिनो, गिन लिए नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड कितने हैं? बोलो 6 आए। कैसे? ये 1, ये 2, ये 3, करेक्ट, ये 4, ये 5 और ये 6. So there are how many pp bonds? 6 pp bonds are there. Now how many lone pairs are there? 4 lone pairs are there. ठीक है ना? It is sp3 hybrid. This is most active form. ठीक है ना? इसके बारे में प्रॉपर्टीज के ऊपर पूरा मैं एक आपको चार्ट समझाऊंगा कि केमिलोमिनेसेंस क्या होता है, NaOH के साथ रिएक्शन क्या होता है, सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉइजनस भी है। रेड फास्फोरस की बात करेंगे, so it is obtained from white phosphorus only. It is obtained from white phosphorus by heating. इसको आप हीट करोगे तब वो बेटा व्हाइट फास्फोरस जो है वो रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। कंट्रोल हीटिंग होना चाहिए। दूसरी बात, इट एग्जिस्ट इन पॉलीमरिक फॉर्म। ये पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना? कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू व्हाइट फास्फोरस। इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड है वो ओपन अप हो जाता है। क्यों? बिकॉज ये कम स्टेबल था, अब ये ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर समझ लो एक बार अच्छे से। नीट एंड क्लीन जब तक नहीं होता है मुझे तसल्ली नहीं मिलती है। करेक्ट, ये बॉन्ड है, ऐसे बहुत सारे डिस्क्रीट यूनिट्स है, समझो कैसे ये बनता है, उसका आपको मेथोडोलॉजी भी बता देता हूँ। ऐसे बहुत सारे डिस्क्रीट यूनिट्स हैं। ऐसे यूनिट्स, राइट? तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ऐसे बॉन्ड बनते जाएंगे, तो ये चेन फॉर्म में रहेगा पूरा, ठीक है ना? अभी भी फास्फोरस के पास तो लोन पेयर तो है ही है, फास्फोरस के पास अभी भी लोन पेयर है, अभी भी वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड ही है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हर फास्फोरस के पास लोन पेयर अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बट हर फास्फोरस इसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, ठीक है? इसमें नंबर ऑफ pp बॉन्ड नहीं पता कर सकते बिकॉज ये पॉलीमरिक फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? पॉलीमरिक फॉर्म में। सो दिस इज पॉलीमरिक फॉर्म एंड रेड फास्फोरस जो है वो हम लोग व्हाइट फास्फोरस को हीट करके ही ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना? लास्ट एंड फाइनल, दिस इज थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस। ये थर्मोडायनामिकली सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एंड इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, ठीक है ना? अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस, ठीक है ना? और इंफॉर्मेशन दे दो, ध्यान से सुनना। अल्फा ब्लैक फास्फोरस जो होता है और बीटा ब्लैक फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाइट फास्फोरस। जब आप व्हाइट फास्फोरस को हीट करते हो, क्या व्हाइट फास्फोरस को जब आप हीट करते हो, व्हेन इट इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 453 केल्विन अंडर हाई प्रेशर, ठीक है ना? अंडर विच प्रेशर? हाई प्रेशर। जब आप इसको हीट करते हो अंडर हाई प्रेशर, तो अभी आप बोलोगे सर व्हाइट फास्फोरस से तो रेड फास्फोरस बनता है। जब हाई प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर इसमें नहीं था, जब आप हाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो बच्चों वो बीटा ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा और दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड फास्फोरस। जब आप रेड फास्फोरस को हीट करोगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 803 केल्विन, तब वो अल्फा ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। नो नीड टू रिमेंबर द टेम्परेचर, बट इतना जरूर याद रखिए
कि वो रेड फॉस्फोरस से बनता है और ये व्हाइट फॉस्फोरस से बनता है। अभी इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, इट रिजेंबल्स योर ग्राफाइट, ग्राफाइट जैसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ही होता है। कैसे देख लीजिए जरा, एक बार नीट एंड क्लीन बना के दे देता हूँ आपको ताकि आपके नोट्स में भी अच्छे से दिखे हो। देख लो हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पे ये शीट लाइक नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ईच एंड एवरी फॉस्फोरस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसको पकड़ शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पकड़ शेप। ये फॉस्फोरस के तो 3 बॉन्ड हो गए, राइट। हर फॉस्फोरस के 3 बॉन्ड ऐसे कंटिन्यूअसली बनते जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली होते जाएगा। हर फॉस्फोरस इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये पकड़ शेप है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इट रिजेंबल्स और इट इज सिमिलर, सिंपल वर्ड यूज करता है, सिमिलर टू ग्राफाइट, ग्राफाइट जैसा है, ग्राफाइट जैसा दिखता है। जैसे ग्राफाइट में हर जगह पे क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, बट वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में चेंज है, ठीक है ना। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये हो गया इंफॉर्मेशन किसके बारे में, द अललोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। अभी बहुत सारी चीजें हैं, मुझे एक्चुअली व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देना है, बट पहले मैंने सोचा कि अललोट्रॉप्स कौन कौन से हैं उनको बता दूं। अभी मैं व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन करूंगा स्टूडेंट नेक्स्ट बोर्ड पे। एक एक चीज इन दोनों के बीच में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये तो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। तो हम लोग इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे इन वेरी मच डिटेल फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us see the very important table, the difference between white phosphorus and red phosphorus. व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस के बीच में डिफरेंस हमको डिस्कस करना है। तो ये प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग हम लोग को दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश भी करना है, इनके प्रॉपर्टीज को यूज मतलब याद भी रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल स्टेट। तो व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है, इट इज अ सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड, ये जो होता है सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड होता है। रेड फॉस्फोरस जो होता है वो पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। बहुत सारे उसमें ब्रिटल पाउडर भी लिखा रहता है, पाउडर के फॉर्म में होता है। अगर मैं बात करूं कलर की, तो अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कलर या नाम से ही पता चल रहा है व्हाइट फॉस्फोरस, बट स्टूडेंट्स इसको अगर आप रखते हो थोड़ा टाइम ऑन स्टैंडिंग, इट टर्न्स येलो। सो इसका बेसिकली कलर तो व्हाइट ही होता है, व्हाइट, बट ऑन स्टैंडिंग टर्न्स येलो। तो येलो हो जाता है, इस वजह से कलर को भी हम लोग याद रखते हैं। ये तो जनरली रेड फॉस्फोरस रेड कलर का ही होता है, और इसको भी अगर आप ज्यादा टाइम तक स्टैंड करोगे तो ये वॉयलेट कलर का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ओडर की, ओडर का मतलब स्मेल, तो इसका जो है वो गार्लिक ओडर आता है, गार्लिक ओडर इसमें ऑब्जर्व किया गया है, इसमें नो स्मेल, और वी कैन से इट इज ओडरलेस। बच्चों अगर मैं इसके साथ में नेचर इंक्लूड कर दूं, मेरे पास जगह नहीं है, बट मैं इसके साथ में अगर नेचर इंक्लूड कर दूं तो बता दूं कि ये वाला जो होता है इट इज पॉइजनस। कौन, व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस होता है, एंड दिस इज नॉन पॉइजनस। व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो पॉइजनस होता है, एंड रेड फॉस्फोरस इज नॉन पॉइजनस। दोनों में से कोई भी पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, सो इट इज इनसॉल्युबल। यहाँ पे भी क्या लिखोगे, इनसॉल्युबल। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज भी हो गया, भले यहाँ पे डिफरेंस भले नहीं है, बट हमको इनके प्रॉपर्टीज के तौर पे ये सब याद रखना है, ठीक है। सोल्यूबिलिटी इन CH2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइसल्फाइड में व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो सॉल्युबल होता है, whereas रेड फॉस्फोरस जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। इवन ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है, मैंने लिखवाया था, आप लिखना चाहते हो तो उसमें एक पॉइंट और ऐड कर देना, ब्लैक फॉस्फोरस इज आल्सो इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। स्टेबिलिटी मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि दिस इज मोस्ट रिएक्टिव है, सो लेस स्टेबिलिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सो ये बहुत ही कम स्टेबल है, सो ये लेस स्टेबिलिटी हो जाएगी। अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, कंपैरेटिवली बोला मैंने, डोंट कंपेयर विद ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल है इन तीनों में से, सबसे ज्यादा स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है तो मोर रिएक्टिव हो जाएगा,
stability and reactivity are inversely proportional to each other, so it is more reactive and definitely इसके comparison में it will be less reactive, करेक्ट। तो ये लेस रिएक्टिव। कभी भी हम लोग जनरली रिएक्शंस लिखेंगे तो वहां पे जब हम लोग P4 लिखते हैं, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने HNO3 में देखा है तो P4 जो मैंने लिखा था वो व्हाइट फास्फोरस था, ठीक है। एक्शन ऑफ एयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको एयर में रखें, ओपन एयर में, तो ये ग्लो होता है। क्या होता है? ग्लो होता है। तो उसको हम लोग बेटा केमिस्ट्री में बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। आई रिपीट, केमिल्यूमिनेसेंस, इसको बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। केमी स्पेलिंग थोड़ा बड़ा है, देख लेना, बहुत ज्यादा बड़ा है। केमिल्यूमिनेसेंस, यहाँ पे क्या लिखोगे? नो केमिल्यूमिनेसेंस। यहाँ पे केमिल्यूमिनेसेंस नहीं दिखाता है, इसमें कोई केमिल्यूमिनेसेंस नहीं होता है। मतलब ये लाइट में या फिर एयर में ये ग्लो नहीं होता है और ये ग्लो होता है। आपने देखा होगा ट्यूबलाइट जो है उसको बंद कर दे तो थोड़े टाइम वो 3-4 सेकंड तक ग्लो होता है, फिर बाद में वो बुझ जाता है पूरी तरीके से। वैसा ही प्रॉपर्टी इसमें भी है। रिएक्शन विद NaOH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं इसके बाद फॉस्फिन आपको सिखाने वाला हूँ, PH3, उसका एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है। ये रिएक्शन P व्हाइट फास्फोरस जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो इट गिव्स यू PH3 देता है, जबकि रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस शोज नो रिएक्शन, वो NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं नाइट्रिक एसिड की, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, ये आपको क्या देगा? H3PO4 देगा, करेक्ट। उसके केस में बेटा नाइट्रिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बेचारा इसको भी H3PO4 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जब हम लोग इसको बर्न करते हैं इन एयर में तो ये बनाता है P4O10, इट इज अ डाइमर ऑफ, ये एक ऑक्साइड है, ठीक है ना, डाइमर ऑफ व्हाट? P2O5, ठीक है। बट डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब हम लोग आगे ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर्स बताऊंगा स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि P4O10 ही क्यों लिखा जाता है, P2O5 क्यों नहीं लिखा जाता है, और ये भी आपको P4O10 ही देगा, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट सिमिलर भी है, बहुत सारे पॉइंट्स अलग अलग भी है, बट मैंने एक एक चीज डिटेल में बहुत सारे अच्छे अच्छे रेफरेंस बुक्स को यूज करके कंसेप्ट्स के हिसाब से और डेटा जो पूछा जाता है एग्जाम में उसके हिसाब से बनाया है बच्चों। सो यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ क्या बच्चों? अलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। तो आज का लेक्चर जो लेक्चर नंबर 6 है, हम लोग ने स्टार्ट किया था एनालिसिस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, उसके बाद में अलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। मुझे लगता है कि मैंने फास्फोरस के अलोट्रॉप्स को बहुत अच्छे से समझा दिया है। और व्हाइट और रेड फास्फोरस जो बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो डिस्टिंग्विश पूछा जाता है। एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स में आपको क्वेश्चन में पूछेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद NaOH, व्हाइट और रेड, तो आपका आंसर आएगा व्हाइट फास्फोरस, एंड इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव फॉर्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस हमारे खत्म होते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, और सबसे पहला कंपाउंड ऑफ फास्फोरस जो है हमारे सिलेबस में वो है PH3। फिर हम लोग हैलाइड्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इसका फोटो लो, मैं PH3 दैट इज फॉस्फाइन स्टार्ट करता हूँ। Okay students, so let us start with the compound of phosphorus. The first compound of phosphorus in our syllabus is phosphine. Next lecture में हम लोग halides and all that start करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने वाले को मैं बताऊंगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद फॉस्फीन। इट इज अ पॉइजनस गैस बच्चों। PH3 इसका फॉर्मूला है, ठीक है। प्रिपरेशन की बात करें तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फाइड। फॉस्फाइड मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं कैल्शियम फॉस्फाइड की, तो कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या है? Ca3P2, ठीक है ना। जैसे कार्बाइड होता है, सल्फाइड होता है, ऑक्साइड होता है, वैसे फॉस्फाइड होता है। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं तो हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या जाएगा बच्चों? H जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ OH जाएगा। तो कैल्शियम की तरफ OH जाके इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, तो 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फास्फोरस की तरफ H जाएगा तो ये बन जाएगा PH3। तो इससे आपका फॉस्फाइन बन गया बच्चों। क्या बन गया? फॉस्फाइन बन गया। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको इसके पहले जो टेबल बताया था अभी, उसमें ये सिखाया था कि व्हाइट फास्फोरस जो होता है, रेड फास्फोरस तो रिएक्शन नहीं करता है NaOH के साथ, व्हाइट फास्फोरस ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। व्हाइट फास्फोरस का मतलब P4 व्हेन इट रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, ठीक है ना। जनरली दोनों सॉलिड है तो थोड़ा सा हम लोग वाटर ऐड करेंगे इसमें। इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2? मैं इसका रीजन बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग को इसमें मिलेगा बच्चों PH3 मिलता है प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, यहाँ पे 3
यहाँ पे भी 3, फॉस्फोरस 4 है तो यहाँ पे भी राइट 4, सोडियम 3 है तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फॉस्फाइन, और ये है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है ना। ये आपका फॉस्फाइन हो गया। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि इसके साथ में प्रोडक्ट क्या बनता है, इसके लिए मैं नाम बता रहा हूँ, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट जो है, यहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 क्यों, ठीक है ना। तो इसका रीजन है टू डाइल्यूट और टू डिक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। O2 का जो प्रेजेंस है उसको कम करना है। क्यों? क्योंकि अगर O2 डायरेक्ट रहेगा तो P4O10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस वजह से ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम करने के लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर द टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत बार ऐसे एज इट इज ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स फॉस्फाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो मैंने बताया वो दोनों इंपॉर्टेंट है, बट इसमें कुछ कंसेप्ट वाइज इतना ज्यादा टफ नहीं है, इसके लिए हम लोग पहले से लिख के रख रहे हैं। दूसरी बात, प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो मैंने अभी जस्ट बताया था, इट्स अ कलरलेस गैस, एंड इसका जो स्मेल आता है वो रॉटन फिश, सड़ी हुई मछली के जैसा स्मेल आता है, एंड इट इज हाईली पॉइजनस। मैंने आपको पहले बोला था ये क्या है, पॉइजनस गैस है बच्चों, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसके लिए तो इनको निट्रोजेंस भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी NH3 के केस में भी बताया था, NH3 का जो स्मेल था वो कैसा था, पंजेंट स्मेल था। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत ही कम सॉल्युबल है। अमोनिया के कंपैरिजन में ये पानी में कम सॉल्युबल है, बिकॉज इसका जो लोन पेयर है वो प्योरली s ऑर्बिटल में, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 93 डिग्रीज है बच्चों, जबकि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता, मैंने बोला होता नहीं है, ड्रैगोस रूल से बताया था मैंने क्यों नहीं होता है, बिकॉज सेंट्रल एटम जो है वो थर्ड या हायर पीरियड से है, और सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 2.5 से क्या है, कम है। इस वजह से pH3 में हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें solution of pH3 in water in the presence of light gives red phosphorus and H2। अगर मेरे पास में pH3 aqueous फॉर्म में है और अगर मैं इसको लाइट के फॉर्म और लाइट के प्रेजेंस में रख दूं तो ये बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा रेड फॉस्फोरस प्लस यहाँ से कौन सा गैस इवॉल्व होगा, H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो डेफिनेटली बेटा एक्सप्लोसिव रिएक्शन जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। व्हेन प्योर, अगर वो प्योर फॉर्म में है, pH3 अगर प्योर फॉर्म में है, pH3 अगर पहले सुन लो, लिखा तो मैंने है, pH3 अगर प्योर फॉर्म में है तो वो नॉन इन्फ्लेमेबल है, मतलब इट विल नॉट कैच फायर। बट अगर उसके अंदर इम्प्यूरिटीज है, इम्प्यूरिटीज किसकी, या तो P2H4 की या फिर वेपर्स ऑफ अगर फास्फोरस है, तो इट इज इन्फ्लेमेबल बट इट बिकम्स इन्फ्लेमेबल। इट इज प्योर, व्हेन प्योर इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल but it becomes inflammable due to the presence of P2H4 और P4 vapors as an impurity। तो अगर मुझे इसको प्यूरिफाई करना है, ये इम्प्योरिटी को निकालना है, देन इट इज एब्सॉर्ब्ड इन व्हाट, HI। अभी इसको HI में एब्सॉर्ब करवाएंगे तो क्या बनेगा वो देख लो। pH3 क्या बच्चों, बेसिक है, और HI क्या है, हाइड्रोआयोडिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा PH4I बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, PH4I। तो जब PH4I का रिएक्शन, तो ये PH3 इसके अंदर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, मतलब डिसॉल्व हो गया। तो जब इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे किसके साथ, KOH के साथ, तो KOH के साथ करवाएंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे वापस PH3 बन जाएगा, साथ में Ki और H2O फॉर्म होगा। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोल सकते हो, बट हम लोग इसको प्यूरिफिकेशन मेथड में गिन रहे हैं, वरना मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता था। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो याद रखना, जब प्योर फॉर्म में है तो नॉन इन्फ्लेमेबल है, बट अगर उसके अंदर इंप्योरिटीज है किसकी, P2H4 की या फिर फास्फोरस की, P4 के वेपर्स की, तो इट इज एब्सॉर्ब्ड इन HI एंड देन इट इज फर्दर रिएक्टेड बाय KOH। तो इससे हमको वापस से PH3 मिल जाएगा। तो ये वाला क्या था, PH3 इम्प्योर था, ये वाला PH3 क्या था, इम्प्योर था, बट ये वाला PH3 क्या है, अभी प्योर है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। when absorbed in CuSO4 और HgCl2 corresponding phosphides are formed। सपोज मेरे पास CuSO4 है या फिर HgCl2 है या फिर अगर हम लोग के पास सिल्वर नाइट्रेट भी है, इन तीनों का रिएक्शन जब आप करवाओगे किसके साथ, PH3 के साथ करवाओगे, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बैलेंस कर लेना, PH3 के साथ करवाओगे तो आपको इनके फॉस्फाइड्स मिलेंगे। जैसे कॉपर का जो फॉस्फाइड होगा वो होगा Cu3P2, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, यहाँ पे H2SO4 बन जाएगा। सेकेंड वाले में जो बनेगा Hg3P2, यहाँ पे क्या बनेगा, HCl बन जाएगा, ठीक है ना।
और सिल्वर के केस में इट विल फॉर्म Ag3P, सिल्वर फॉस्फाइड प्लस व्हाट HNO3 फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि बहुत बार ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ PH3 विद CuSO4, इट गिव्स कॉपर फॉस्फाइड, इसके साथ मर्क्यूरिक फॉस्फाइड, एंड यहाँ पे क्या दे रहा है वो सिल्वर फॉस्फाइड दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, इट इज अ वीक बेस। ठीक है ना, वीक बेस एंड कंबाइन विद एसिड, जैसे अमोनिया कंबाइन होता है वैसे ये भी कंबाइन होता है एंड फॉर्म, जैसे वहां पे अमोनियम सॉल्ट बनता है यहाँ पे फॉस्फोनियम सॉल्ट बनता है। तो अगर मैं बात करूं जैसे PH3 का रिएक्शन HCl के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, PH4Cl फॉस्फोनियम क्लोराइड। अगर मैं PH3 का रिएक्शन किसके साथ करूं, HBr के साथ करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड एंड फॉस्फोनियम आयोडाइड। नेक्स्ट अगर हम लोग HI के साथ रिएक्शन करें तो इसका मतलब ये भी किसके जैसा काम कर रहा है, बेस के जैसा काम कर रहा है, बट कंपैरेटिवली ये क्या है, वीक बेस है, जो मैं आपको आगे सिखाता हूँ। जैसे अगर मैं अमोनिया का रिएक्शन CuSO4 के साथ करता हूँ, अमोनिया का रिएक्शन किसके साथ करता हूँ, CuSO4 के साथ, तो वहां पे स्विट्जर्स रिएजेंट मिलता है जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था। बट अगर PH3 का रिएक्शन मैं CuSO4 के साथ कराता हूँ तो मुझे वहां पे फॉस्फाइड मिलेगा, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है। तो वो पॉइंट मैं वहां पे वापस कवर करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा कि स्मोक स्क्रीन क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद में होल्मेस सिग्नल क्या होता है, वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस और करना है। ठीक है, तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो वही पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, फिर दो छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें डिफरेंस बिटवीन NH3 एंड PH3 बच्चों, दोनों का रिएक्शन अलग अलग क्यों है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर मैं बात करूं NH3 की, तो NH3 में नाइट्रोजन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड जो लोन पेयर है उसके अंदर परसेंटेज S कैरेक्टर जो है वो 25% है। जबकि PH3 की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल। ये मैंने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में भी डिटेल में बताया, और इस चैप्टर में भी मैंने बताया था कि सेंट्रल एटम अगर थर्ड, वापस बोल देता हूँ, सेंट्रल एटम अगर थर्ड या हायर पीरियड से है और सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, तो ऐसे कंपाउंड में ड्रैगो ने ऑब्जर्व किया था कि कोई हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है, और इसका बॉन्ड एंगल 93 डिग्रीज है बच्चों, जबकि इसका तो 107 की रेंज में। ना यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इसका मतलब इसका जो लोन पेयर है इट इज प्रेजेंट इन प्योर s ऑर्बिटल, प्रेजेंट इन प्योर डैश ऑर्बिटल s ऑर्बिटल। अगर वो प्योर s ऑर्बिटल में है तो इसके अंदर परसेंटेज s कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 100%। तो इसका मतलब इसका जो लोन पेयर है वो फास्फोरस से टाइटली बाउंड है, जबकि इसका लोन पेयर टाइटली बाउंड नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज अ बेसिक है। ठीक है ना, ये भी बेसिक है बट लेस बेसिक देन अमोनिया, लेस बेसिक देन अमोनिया। अगर आपने कोऑर्डिनेशन के लेक्चर्स देखे बच्चों तो हम लोग ने हर जगह पे NH3 को एज अ लिगैंड के तौर पे यूज किया, बट पूरे चैप्टर में आपने देखा होगा कहीं पे भी मैंने PH3 को एज अ लिगैंड के तौर पे यूज नहीं करवाया। उसका रीजन क्या है, इसका जो लोन पेयर है बेटा वो स्ट्रांगली बॉन्डेड टू फास्फोरस है, वो छोड़ेगा ही नहीं। तो लोन पेयर जब तक डोनेट ही नहीं कर रहा है तो वो बेस का काम कैसे करेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बच्चों इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी की, इसी के अंदर कंटिन्यू सिखा रहा हूं मैं, ध्यान देना। अगर मैं इसका CuSO4 के साथ रिएक्शन करवा दूं, किसका, अमोनिया का, तो यहाँ पे आपको कंपाउंड मिलेगा CuNH3 4 टाइम्स SO4, और हम लोग ने इसका नाम भी याद है स्विट्जर्स रिएजेंट, स्विट्जर्स रिएजेंट, इसका नाम था स्विट्जर्स रिएजेंट। यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना, लेकिन अगर सेम CuSO4 का रिएक्शन किसके साथ कर दूं, PH3 के साथ कर दूं, तो यहाँ पे मैंने लिखा था अभी जस्ट, इससे बेटा इसका फॉस्फाइड बन जाएगा प्लस H2SO4 बनेगा। तो यहाँ पे बैलेंस आप लोग कर लेना, फॉस्फाइड बन रहा है जबकि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, बिकॉज ये लिगैंड के तौर पे काम कर ही नहीं सकता। तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने सिखा दिया। उसके बाद में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है होल्मेस सिग्नल। देखो मैं थ्योरी लिखना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसके लिए लिख के रखता हूँ, लेकिन मैं आपको चीजें समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर कोई इंसान कहीं पे फंस जाता है, जंगल में फंस गया है, तो आपने देखा होगा जब उसको ढूंढने के लिए आते हैं तो वो कुछ सिग्नल देता है। तो वो क्या करता है, या तो ओपन जगह पे बैठ के कोई कपड़ा, जो कलर कपड़ा होगा वो लकड़ी से बांध के रखेगा, या फिर अगर हम लोग, आपने उरी मूवी देखा होगा, तो जब वो लोग स्ट्राइक करके आते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो लोग दौड़ते दौड़ते एक हेलीकॉप्टर उनका पीछा करता है, तो वो लोग एक सिग्नल छोड़ते हैं।
सिग्नल छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है बच्चों, वहां पे कलर फ्यूम्स बनते हैं, तो उससे पता चलता है कि वहां पे कोई पर्सन है या कोई फंसा हुआ है। अगर मैं बात करूं समंदर की, समंदर में क्या होता है बच्चों, सब जगह पे पानी ही पानी है। अगर तुम समझो कोई शिप खराब हो गया, या फिर कैसे आप इंडिकेट करोगे, कैसे कहाँ पे मैसेज पहुंचाओगे कि यहाँ पे कोई फंसा हुआ है, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे कंटेनर्स भरे हुए पड़े होते हैं कैल्शियम कार्बाइड के और कैल्शियम फॉस्फाइड के। कैल्शियम कार्बाइड के एंड कैल्शियम फॉस्फाइड के कंटेनर्स भरे होते हैं, भरे हुए रहते हैं, उसके अंदर छेद किया जाता है, होल किया जाता है और उनको पानी में डाल दिया जाता है। जैसे ये पानी में जाते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करके, समंदर के पानी के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड, ध्यान देना बच्चों, कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर के कांटेक्ट में आएगा समंदर के पानी के, तो इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड along with the formation of PH3। बैलेंस आप लोग कर लेना। और PH3 तो सबको पता है बच्चों, PH3 क्या करेगा बेटा, वो रिएक्ट करेगा एयर के साथ और P2O5 बनाएगा। सेम में बेटा जब कैल्शियम कार्बाइड की बात आएगी, वो भी पानी में जाके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और एसिटिलीन बनाएगा। और ये भी बेटा क्या, हाइड्रोकार्बन गैसेस है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और वहां पे धुआं धुआं होने लगेगा वहां पे। तो उस वजह से बेटा वहां पे एक सिग्नल का तौर पे ये काम करेगा, इसको हॉलमिस सिग्नल बोलते हैं, जो कि शिप्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। जब कोई शिप कहीं पे फंस जाता है तो एज अ सिग्नल के तौर पे वो हम लोग बता सकते हैं। वहां पे जब धुआं, बहुत बड़ा धुआं उठने लगेगा तो दूर से भी दिखेगा कि वहां पे कोई फंसा हुआ है, तो एज अ सिग्नल के तौर पे काम आता है। कंसेप्ट क्या है, थ्योरी सा छोटा सा है, बट मैंने आपको डिटेल में बता दिया हो क्या रहा है, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ पीएच3, पीएच3 का कंबशन हो रहा है, इज टेक्निकली यूज्ड इन हॉलमिस सिग्नल, इट इज टेक्निकली यूज्ड इन हॉलमिस सिग्नल। कंटेनर्स containing CaCa2 and CA3P2 are pierced, उनके अंदर छेद किया है, thrown in the sea and the gases evolved serves as a signal। ये जो गैसेस है रिएक्ट करते हैं and they serves as a signal। इवन स्मोक स्क्रीन बनाने में भी यूज होता है, वो यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्मोक स्क्रीन, ठीक है ना। बहुत ही बड़ा बादल बनता है, सफेद कलर के धुआं बनता है, वो इसका काम कर रहा है स्मोक स्क्रीन का। वो क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फाइड, जो यहाँ पे यूज किया था। कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट्स विद वाटर, कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट्स विद वाटर एंड पीएच3 इज फॉर्म्ड, प्रोड्यूसेस पीएच3। ये पीएच3 एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, इट गिव्स क्लाउड्स ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। नाउ व्हाट इज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, जब इसका रिएक्शन किया जाता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो इट विल गिव यू P2O5। और P2O5 बेटा क्या देगा आपको, क्लाउड्स होगा, मतलब बादल के बादल छा जाएंगे। तो ये स्क्रीन का काम कर रहा है ये, ठीक है ना। इट गिव्स क्लाउड्स ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड दैट एक्ट एज अ स्मोक स्क्रीन, धुएं जैसा होगा, पूरा स्क्रीन बन जाएगा, पर्दे के जैसा काम करेगा, इसके लिए इसको स्मोक स्क्रीन भी बोलते हैं। तो स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं किसको, फॉस्फीन को। तो बेसिकली मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर ही यूजेस भी कवर कर लिया, ठीक है। अगर मैं HNO3 की बात करूं, ठीक है, तो आज हम लोग ने बहुत सारे रिएक्शंस प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़े थे, HNO3 का तो पूरा टॉपिक ही पढ़ा था। अगर मैं PH3 का रिएक्शन HNO3 के साथ करवा दूं, तो HNO3 जो है वो तो खुद तो NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और PH3 जो है बच्चों वो P2O5 में कन्वर्ट हो जाएगा along with the formation of water। ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे, मैंने आपको तरीका सिखाया था, HNO3 में वो ट्रिक्स बताया था, HNO3 से NO2 बनता है, वो वाले तरीके से आप इसको बैलेंस करना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो बच्चों इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है। ये PH3 ऐसा है, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड एंगल है HPH बॉन्ड एंगल जो है वो कितना डिग्री होता है, कितना, 93 डिग्री। इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर एंटायर कंसेप्ट ऑफ PH3। हमने PH3 मतलब फॉस्फाइन, इसको डिटेल में पढ़ लिया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 7 में हम लोग हलाइड्स को कवर करेंगे, और हलाइड्स के साथ में ही, हलाइड्स में हम लोग बेसिकली दो हलाइड्स के बारे में बात करेंगे, PCl3 एंड PCl5, जो ऑर्गेनिक में हम लोग बहुत ही वाइडली यूज करते हैं। और उसी लेक्चर में मैं आपको ऑक्साइड्स के बारे में भी सिखाऊंगा। दो ऑक्साइड है, P2O3 एंड P4O6, वो हम लोग करेंगे ना, P2O3 एंड P2O5, ये दोनों हम लोग कवर करेंगे उनके डायमर के फॉर्म में। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 7 में हलाइड्स एंड ऑक्साइड्स की बात करेंगे। तो दैट विल बी लेक्चर नंबर 7, एंड देन वी विल टेक वन मोर लेक्चर फॉर ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। थोड़ा सा वो बड़ा रहेगा, क्योंकि मैं आपको पी ब्लॉक के अंदर जो ऑक्सी एसिड्स हैं फास्फोरस के, उसको मैं नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में जो सिखाया वो ट्रिक्स के साथ भी सिखाऊंगा। So that is the end of today's lecture. We will meet in the next lecture with the concept of halides of phosphorus and oxides of phosphorus. Till then, thank you students.